गुड इवनिंग। अभी 2 मिनट हैं तो वेट कर लेते हैं और स्टूडेंट्स आ रहे हैं फिर स्टार्ट करता हूँ। Good evening, sir. गुड इवनिंग। तो आप लोगों को जो लास्ट टीपीपी मिली है उसमें किसी को डाउट है कुछ? किसी को डाउट पूछना है? पहले तो डाउट पूछ सकते हैं फिर टॉपिक स्टार्ट करूंगा मैं। सर यस। सर वो लास्ट क्लास में मेरा थोड़ा लास्ट का वो मिस हो गया था नेटवर्क इशू की वजह से। सर एक बार एक्सप्लेन कर देंगे सर थोड़ा सा लास्ट में? हाँ, वो तो अभी रिवाइज कराऊंगा ना। फ्रैक्शन वाला। अभी रिवाइज कराऊंगा तब उस पे देखेंगे। लेकिन पहले डीपीपी के डाउट्स अगर किसी के हैं तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट्स हैं क्या डीपीपी के किसी के? यस सर, बहुत सारे हैं। बहुत सारे। यस सर। Yes, sir. बहुत सारे हैं. यस सर। बोलो। तो वन सेकंड वन बाई क्वेश्चन वन बाई वन बोलो। 1 मिनट लिख देते हैं। सर, पहला सेकंड ही करा दो। डिस्कशन। मेरे पास डीपीपी नहीं है तो इसलिए मेरे पास नहीं होती एक्चुअल में। और मैं क्वेश्चंस देता हूँ वो डीपीपी मेरे पास नहीं होती। इसलिए आप लोग क्वेश्चन बताइए कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन 2 मिनट बता रहा हूँ। Sir, if vectors P, Q, and R have magnitude 5, 12, and 13 units, and P vector plus Q, धीरे धीरे बोलो। इफ वेक्टर्स पी एंड क्यू है। sir P का 5 यूनिट है, पी का मैग्नीट्यूड अच्छा 5 है। हाँ। Q का 12 है, क्यू इज 12। हाँ R का 13 है. ठीक है। P plus Q is equal to R, and P plus then the angle between Q and R is. अच्छा पी प्लस क्यू वेक्टर आर है ना। Yes, sir. देन एंगल बिटवीन क्यू एंड आर ये निकालना है। Yes. तो पहले पी और क्यू के बीच में एंगल निकालेंगे। कैसे? आर स्क्वायर इक्वल टू इससे एंगल निकालेंगे। इससे देखो फिगर ऐसी बन जाएगी। ये वेक्टर पी, ये क्यू, ये आर। तो ये क्योंकि मुझे वैसे ही दिख रहा है 5, 12, 13 ये 90 डिग्री पर आ जाएगा। पी और क्यू के बीच में एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। Yes, sir. अब हमें निकालना है क्यू। ये है क्यू और ये आर। ये वाला एंगल निकालना है थीटा। तो अब आसानी से आ गया। cos थीटा दिस अपॉन दिस है ना। Yes, sir. Yes, sir.
ये वाला थीटा अलग है, ये थीटा अलग है। इसको मैं फाइव रख देता हूँ, cos फाइव 12/13, राइट। तो फाइव आ गया। ऐसे ऐसे कर लेंगे, मतलब पहले cos इनवर्स पहले हम ओके ऐसे ट्रायंगल बना लेंगे, फिर बाद में हम ये एंगल, क्योंकि 90 डिग्री है तो ये डायरेक्ट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैग्नीट्यूड ऑफ थ्री वेक्टर्स 1 2 3 एक मिनट, थ्री वेक्टर्स मैग्नीट्यूड गिवन है ये 1 2 3 के। सर रिजल्टेंट है ये, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 1 2 3। सर थ्री वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 2 3 है, उसका रिजल्टेंट बताना है। वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स की तरफ डायरेक्शन कर रहे हैं। नहीं, ये तीनों वेक्टर इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हो? यस सर, यस सर। डायरेक्शन सर, उनकी डायरेक्शन। अच्छा, तो मान लो पहले मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा हूँ। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, इनकी तो मैग्नीट्यूड अलग अलग है ना, खाली डायरेक्शन बोल रहे हो? हाँ, यस सर, डायरेक्शन इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह है। ये हो गया ये पैरेलल, ठीक है। तो टू वाला जो वेक्टर होगा, टू कैसा बन जाएगा? 120 डिग्री पर। ये एंगल 120 डिग्री है। और जो थर्ड वाला वेक्टर है, थ्री, ये ऐसे 120 डिग्री बन गया। क्यों सर? क्लियर है? तो ये कैसे हुआ? यस सर। ये वन इसके अलॉन्ग हुआ, टू इसके अलॉन्ग हुआ, और थ्री मैंने अगले वाले के अलॉन्ग ले लिया। ऐसे 1 2 3। अब इनका रिजल्टेंट निकालना है मुझे, ठीक है। ओके, तो अभी आज मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ, जब दो से ज्यादा वेक्टर होंगे तो उनका सम कैसे करेंगे वो अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट पूछो, अभी डिस्कस करता हूँ इसको क्लास में। ओके सर। यहाँ तक फिगर बना लो, इसके आगे का भी क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डाउट। सर a vector is rotated through an angle q. What is the magnitude of change in vector? फिर से बोलो। ए, Sir, a vector is rotated through an angle q. अच्छा, कौन से नंबर का क्वेश्चन है? Sir, third. ये भी थर्ड था। ये कौन सा था? सर ये डीपीपी का, सर ये डीपीपी का हाँ, ये डीपीपी का कौन सा है बताओ? सर सेकंड था। सर सेकंड। और ये वाला भी सेकंड सर लिखा फर्स्ट है? है। नहीं, वो फर्स्ट है। सर फर्स्ट। वो फर्स्ट था। यस यस सर, ये सेकंड का, अब थर्ड है। सारे पूछ रहे हो तुम लोग, ऐसा है? सर ये सर- थोड़ा समझ नहीं आ रहा सर। अच्छा बताओ। तो ये क्यू एंगल रोटेट किया है ना, और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है? सर मैग्नीट्यूड कुछ नहीं गिवन, बस ये गिवन है। ए वेक्टर इज रोटेटेड थ्रू, ए दिया हुआ है बस। ए। यस सर। नहीं तो आंसर ऑप्शन भी तो दिए हैं, तो आंसर में ए के टर्म्स में आ रहा है आंसर। यस सर, ए cos थीटा sin ए और Yes, q के टर्म्स में। हाँ, तो ए मैग्नीट्यूड है इसका। देखो ए है, इसको क्यू रोटेट किया है ना, यस सर। तो ये ऐसा होगा। ये वेक्टर, इसको ये रोटेट कर दिया हमने, तो मैं बोल सकता हूँ ए वेक्टर प्लस इसका नाम, अगर मैं इसको ए वेक्टर बोल रहा हूँ, तो ये जो चेंज इन वेक्टर ये आया, ये प्लस ये बराबर ए वेक्टर, ऐसा हुआ ना? वीडियो नहीं आ रही सर। सर वीडियो नहीं आ रही। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। मुझे सर दिखाई दे रही आपकी है स्क्रीन चली गई है। दिखाएंगे। स्क्रीन। वेट अभी करता हूँ।
सर वीडियो नहीं आ रही आपकी। हाँ, एक मिनट रुक जाओ अभी, वेट करो। 1 मिनट रुक जाओ अभी, कर रहा हूँ मैं। कुछ हैंग कर गया लग रहा है। सर अब वीडियो आ रही है। यस सर, आ रही वीडियो। सर विजिबल। हाँ, अब आ रही है। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ये वेक्टर ए था, इसको रोटेट कर दिया ना, अब इसका नाम वेक्टर बी रख देता हूं मैं। तो अब मैं ट्रायंगल लॉस ऐसा लिख सकता हूँ, देखो वेक्टर ए प्लस डेल्टा ए इक्वल टू वेक्टर बी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फिर से बताओ। सर मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेक्टर। चेंज इन वेक्टर ये हुआ है ना, क्योंकि चेंज इन वेक्टर मतलब इनका डिफरेंस, डेल्टा ए वेक्टर चेंज इन वेक्टर है। और डेल्टा ए का मैग्नीट्यूड मैं यहां से निकालूंगा, देखो इसका एंगल बाई सेक्टर, ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसका एंगल बाई सेक्टर ये 90 डिग्री बनाएगा। यस सर। ये एंगल हो गया Q बाई 2। इसको मैं लिख रहा हूँ P, इसको Q और इसको मैं S लिख रहा हूँ। तो P से लेके S तक का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये हो गया A साइन Q बाई 2। से ये ग्रुप पे कुछ ग्रुप पे यहाँ तक देखो, ये समझ में आ रहा है। कैंडल डिवाइड 1 to 3। इस एंगल को हमने बाइसेक्ट किया, इस एंगल को बाइसेक्ट किया, तो ये 90 डिग्री एंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री है, इसलिए A साइन Q बाई 2 ये डिस्टेंस हो गया और PQ इसका डबल हो गया। और वही हमारा डेल्टा ए है। देखो अब आया समझ में। सर थर्ड साइड को हमने डेल्टा ए क्यों लिया? ये मैंने ट्रायंगल लॉ से लिया, ये प्लस ये बराबर ये, तो मुझे मालूम है कि इनका डिफरेंस ये प्लस ये करने से ये आ रहा है, मतलब इनका डिफरेंस बी माइनस से डेल्टा ए होगा, मुझे मालूम है ना। ऐसा करने से बी माइनस से आ गया, इसलिए सर डिफरेंस। हाँ जी, डिफरेंस इन सर एक वेक्टर बार निकाल। दोबारा समझा दो। यस सर। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। फिर से बोलो। सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दिए। हाँ, फिर से बता रहा हूँ, देखो ये वेक्टर ए था, इसको रोटेट कर दिया, यहाँ फिर से बना रहा हूँ, ये देखो वेक्टर ए था, इसको मैंने ये रोटेट कर दिया क्यू एंगल, यही तो है ना। और फिर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। अगर ये वेक्टर ए है, ये रोटेट करने के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई ना, अब ये वेक्टर बी हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, इसलिए इसका नाम मैं कुछ भी रख लेता हूँ। मान लो इसको मैं, इसका नाम मैंने वैसे डेल्टा ए रखा था और मैं इसको वेक्टर सी मान लेता हूँ, ये वेक्टर सी मान लिया मैं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ट्रायंगल लॉ से, ए प्लस सी वेक्टर बी। पहले ये समझ में आ रहा है, ये बताओ मुझे। यस सर। यस सर। यस। तो सी वेक्टर हुआ बी माइनस ए, तो वही चेंज हुआ ना वेक्टर में चेंज। यस सर। यस सर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यहाँ से ये एंगल बाइसेक्ट कर दिया मैंने, ये है Q बाई 2, इसका आधा ले लिया और ये साइड है मेरे पास मैग्नीट्यूड स्मॉल ए। जब ये बाइसेक्ट करेंगे ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 90 डिग्री है। अगर ए है तो ये वाला डिस्टेंस, इसका नाम मैंने और एस रखा था, PS। इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, देखो इस ट्रायंगल में, देखो इस ट्रायंगल में इसका नाम O रख देता हूँ, OPS में, ट्रायंगल OPS सॉरी, ट्रायंगल OPS में साइन
Q by 2 PS upon hypotenuse। ये A sin Q by 2 आ गया। यहाँ तक समझो, अब आया समझ में? यस सर। और वैसे भी याद रखेंगे 90 डिग्री है ना, तो एंगल के सामने वाला जो साइड होती है वो ये जो हाइपोटेन्यूज होती है इसको साइन से मल्टीप्लाई करने से आती है, और ये वाली साइड कॉस से मल्टीप्लाई करने से आती है, ये वाली साइन से मल्टीप्लाई करने से आ रही है पीएस। और ये मिड पॉइंट है इसलिए इसका डबल हो गया पी क्यू। ये ट्वाइस ऑफ पीएस है। इसलिए ये हो गया 2a sin q by 2। देखो यहां तक आया समझ में? सर जो आपने sir. लिखा है ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर, हाँ, सर वहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर नहीं होना चाहिए था? a बराबर b बराबर c ऐसा बोल रहे हो? सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर। नहीं, ये वेक्टर, ये जरा सोचो रहा, ये a वेक्टर है, इसको रोटेट किया ऐसे, इसको रोटेट किया ना हमने। यस सर। फिर मैंने यहाँ से इसको वेक्टर की तरह, ये तो ए वेक्टर को रोटेट किया था, एक वेक्टर ये बना दिया वाली साइड को, तो ट्राइंगल लॉ से ये प्लस ये, तो ये होगा ट्राइंगल लॉ से ये प्लस ये बराबर ये, ए प्लस बी कहाँ ट्राइंगल लॉ है? ओके सर, ओके। हाँ, और वो जो सी है इसलिए बी माइनस से आ गया, वो डिफरेंस इन वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया आप मैंने ज्योमेट्री से, थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज करके, ट्रिग्नोमेट्री, वो 2a sin q by 2। ठीक है? यस सर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। So three forces start acting simultaneously on a particle moving with vector v, with v. These Question forces are represented, क्वेश्चन नंबर sir, 4 है। four. हाँ, ये पार्टिकल v Sir. वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना? Yes sir, उस पे 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। हाँ बोलो। yes sir. और सर वो थ्री एक राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में उसको दिखाया गया, उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को। नहीं, फिर से पढ़ो क्वेश्चन। On a particle moving with v, these forces are represented in magnitude and direction by the three sides of a triangle ABC। और सर राइट हाँ। ट्रायंगल दे रखा है, नहीं, राइट ट्राइंगल या ट्राइंगल? राइट एंगल ट्रायंगल सर। चलो राइट एंगल मान लेता हूँ, ऐसा ए बी और ये सी, ऐसे हुए ना? राइट एंगल का दिया हुआ है। यही तो कह रहा हूँ मैं, राइट एंगल कहाँ है? फिगर राइट देखने एंगल में में नहीं सर, राइट एंगल नहीं है। है नॉर्मल राइट एंगल? नो नो सर, सर, राइट एंगल नहीं है। हाँ मैं दिया हुआ बना नहीं, लेता मगर हूँ। फिगर उस टाइप की है। फिगर बनी हुई है सर, उस टाइप की है नहीं। टाइप की होती है, ये फिजिक्स है इसका नाम, जब तक लिखा नहीं है तब नहीं तक सर, मान नहीं सकते। हाँ मैंने आपको कहीं फिगर गलत ना हो जाए इसलिए ऐसा बोल दिया था। ओके सर। तो सर इसके अब नई वेलोसिटी बतानी है सर, कि अब किस वेलोसिटी से मूव करेगा। ये ए, ये बी, और ये मैं कोई भी एक जनरल ट्राइंगल ले लेता हूँ, वेक्टर सी लेता हूँ, जहां से शुरू हुआ वहीं वापस आ गया है ना, तो ऐसे तीनों वेक्टर का सम 0 होता है। ये अभी पॉलीगन लॉ में पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है? ओके सर। तो यहाँ वेक्टर सम तीनों फोर्स का सम 0 हो गया, इसलिए नेट फोर्स 0, इसलिए कोई चेंज नहीं होगा। ओके सर। नेट फोर्स 0 है। सर नेट फोर्स 0 कैसे हुआ? ये भी पॉलीगन लॉ हम पढ़ने वाले हैं। अगर कोई भी हम वेक्टर जहां से स्टार्ट करते हैं वो पॉलीगन
वहीं पे खत्म हो जाए तो नेट उसका रिजल्टेंट 0 हो जाता है। ठीक है, ओके सर। और इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जब तक पॉलीगॉन लॉ नहीं पढ़ा, मैं इसको दूसरे मेथड से बता देता हूँ। ए और मान लो ये है बी, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसा होगा, वेक्टर आर। ठीक है, यस सर। और इस आर का उल्टा यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट दिया हुआ है सी, एक वेक्टर ये सी, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, है ना, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स है। ओके सर, समझ में आ गया। हाँ, ए प्लस बी मिला के ये हो गया आर, और इसमें ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर दिया ना, तो फिर नेट 0 हो जाता है। ओके सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। The magnitudes of x and y components of a vector are 7 and 6. एक The मिनट। magnitude हाँ, अभी एक्स और वाई कंपोनेंट तो अभी हमने लिए। चलो, एक वेक्टर है जिसके मैग्नीट्यूड एक्स और ए वाई कितने दिए हुए हैं? 7 and 6. 7 and 6। Yes sir. अच्छा, और फिर सर a वेक्टर प्लस b वेक्टर के x y कंपोनेंट 11 और 9 है। a वेक्टर प्लस b वेक्टर ये के वाला सर ए x वेक्टर और y। खाली, एक मिनट, ये खाली ए वेक्टर के बना है ना? यस सर, a वेक्टर हाँ, a तो वेक्टर ये का वाला, x y 7 and 6 है। हाँ, ये वाले अभी आई जे के वाले वेक्टर्स वाले हैं, अभी कराऊंगा मैं। ठीक है, उसके बाद करते हैं, ओके सर। ये भी कराता हूँ, उसके बाद करेंगे, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट। तो सर आप आज की क्लास ले लो, उसके बाद हम अगली क्लास में सारे डाउट पूछ लेंगे फिर। हाँ ये सही है। हाँ, बच्चे हुए डाउट अगली क्लास में, क्योंकि अभी कुछ इसमें चीजें ऐसी होंगी ना जो मैंने अभी कराई नहीं है ना? यस सर, यस सर। यस सर। यस तो ये सब नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, एक तो एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, है ना, और एनालिटिकल मेथड, उनको सम करने का, रिजल्टेंट फाइंड करने का, और पैरेललोग्राम लॉ, इतना हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। यस सर। सर सर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर मेरा थोड़ा सा छूट गया था सर, थोड़ा ब्रीफ में समझा देंगे? कौन सा सब्ट्रैक्शन? यस सर। ओके, सब्ट्रैक्शन कौन बोल रहे हैं? ये सर कोपल कृषांक सर, है? वो मेरी सिस्टर का नाम है एक्चुअली सर, मेरा नाम कृषांक है। अच्छा, कृषांक, हाँ कृषांक, यस ठीक सर। है। तो मैं सब्ट्रैक्शन एक बार ले ले रहा हूँ, कोई बात नहीं। सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स, हमें ये दो वेक्टर गिवन है, ए और मान लें ये बी वेक्टर गिवन है, और हमें ए माइनस बी वेक्टर निकालना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो मैं इसको ऐसा लिख दूंगा, वेक्टर ए प्लस माइनस था वेक्टर बी, और ये है वेक्टर बी, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये आ जाएगा माइनस, माइनस है वेक्टर बी, ये याद रखेंगे। ये अगर वेक्टर बी है तो इसका ठीक अपोजिट वेक्टर ऐसा होगा, माइनस वेक्टर बी। ये एरो को अपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे, यानी इसको रिवर्स कर दिया 180 डिग्री। तो अब मैं ये जो माइनस बी वेक्टर है, ये इस ए वेक्टर में ऐड कर दूं तो ये सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे कर रहा हूं मैं, वेक्टर ए, और यहां से ये पैरेलल, इसके पैरेलल ये ले लिया माइनस बी वेक्टर, ये है ए वेक्टर। तो ए वेक्टर में माइनस बी ऐड कर रहा हूं मैं,
इसलिए ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, तो ये ए माइनस बी, ऐसे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होता है। एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ये ए वेक्टर है और मान लें ये बी वेक्टर के बने हमें, तो इसका ऑपोजिट वेक्टर ऐसा बना लेंगे, माइनस बी वेक्टर। ये जिधर भी आ रहा है ठीक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लो, वो माइनस बी वेक्टर हो गया। अब इस ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर ऐड कर देंगे, ये ए वेक्टर, इसमें ये माइनस बी वेक्टर ऐड कर दिया, ये जो वेक्टर आया ये ए माइनस बी हुआ। अब बताओ मुझे सब्ट्रैक्शन समझ में आया? सर यस। सर बी माइनस ए वेक्टर भी बना सकते हैं इसमें? हाँ, बी माइनस से भी निकाल सकते हैं इसमें से। देखते हैं बी माइनस से अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ये ए वेक्टर है तो अब माइनस हमें निकालना है, यहाँ पे ले रहा हूं नीचे, अगर ये ए वेक्टर है हमें निकालना है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा बी प्लस माइनस ऑफ वेक्टर ए। तो बी वेक्टर तो मैं ऐसे ही लूंगा, लेकिन ए वेक्टर का माइनस वेक्टर लेना है, तो ए वेक्टर का माइनस वेक्टर यहाँ ले रहा हूं मैं, इसकी लेंथ के ही बराबर लेकिन ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये हो गया माइनस ए वेक्टर। अब मैं बी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर को ऐड कर दूंगा, ये था मेरा बी वेक्टर और इसमें माइनस ए वेक्टर ये है, ये मेरा बी माइनस ए वेक्टर आ गया। देखो आया समझ में? सर ये जो ए वेक्टर आपने ऊपर बनाया है वो नीचे भी बना सकते हैं उसकी टेल की साइड में? हैं, जोर से बोलो। सर ये जो भी आपने ए वेक्टर ऊपर की साइड बनाया है वो नीचे भी बना सकते हैं बी वेक्टर की टेल की साइड में? नहीं, टेल की साइड नहीं बनाना, फिर वो पैरेललोग्राम लॉ बन जाता है ना। अभी हम ट्रायंगल लॉ से ऐड कर रहे हैं ना, ओके सर। ट्रायंगल लॉ में हेड और टेल ही ज्वाइन करने हैं। अगर हम यहाँ से लेंगे तो फिर पैरेललोग्राम बना के तब करेंगे, वो दूसरा लॉ लगाना पड़ेगा। अभी हम ट्रायंगल लॉ लगा रहे हैं। ओके सर। तो यहाँ से आया ओके समझ में? सर, यस सर, आगे। सब्ट्रैक्शन सबको क्लियर है? यस सर। यस यस सर। अब मैं अगले उस रूल पे जा रहा हूँ जो है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इससे पहले अगर टेल पे लगाना है तो उसका चलो एग्जांपल लेते हैं। हमें टेल से इशू करना है तो पैरेललोग्राम लेंगे, उसका कैसे करेंगे यहाँ करके दिखा रहा हूँ। ये बी वेक्टर और मुझे इसमें ऐड करना है माइनस ए वेक्टर। ये है माइनस ए वेक्टर और ये है वेक्टर बी। तो बी वेक्टर और ये माइनस ए वेक्टर, अगर मैं टेल टेल ज्वाइन करता हूं तो फिर मुझे पैरेललोग्राम लॉ लगाना है, तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। सर इसमें तो सर सिंपल हेड और हेड को ज्वाइन कर सकते हैं ना, तो ट्रायंगल ही बन जाएगा। इसमें नहीं, जो आपने अभी बनाया। हेड से हेड को,
हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, ये बी और माइनस ए है ना। तो हेड से हेड को ज्वाइन नहीं कर सकते? नहीं भाई, आप बी में माइनस ए ऐड कर रहे हो ना, तो जहां इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहीं से ज्वाइन करोगे। ये बी माइनस ए है ना, ये वाला आपका बी माइनस ए इधर आ रहा है, इसमें भी इधर आ रहा है, तो ये सही हुआ ना। ये तो फिर डायरेक्शन उधर होगी, गलत नहीं हो जाएगी। ओके सर। चाहे हम इस मेथड से करें या इस मेथड से, रिजल्ट तो सेम आना चाहिए ना। यस सर। तो दोनों में सेम आ रहा है, इसलिए ये सही है। तो अगर हमें टेल टेल ज्वाइन करनी है तो इस तरह से करेंगे, पैरेललोग्राम बना के। हेड टेल ज्वाइन करते हैं तो ट्राइंगल बना के ऐसे करेंगे। तो दोनों रूल अलग अलग हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ओके क्लियर सर। हुआ? यस। यस सर। यस सर। हाँ, अब मैं पॉलीगन लॉ पे आ रहा हूँ। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर दो से ज्यादा वेक्टर हो तो हम इस रूल को यूज करेंगे। हमारे पास ये ए वेक्टर, मान लें ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, तो सबके साथ हेड टेल ज्वाइन करते आएंगे। डी वेक्टर मैं बहुत सारे ले रहा हूं, ये ई वेक्टर ऐसे करते आएंगे। मान लो ये गिवन है एफ वेक्टर, तो हेड के साथ टेल ज्वाइन करते आएंगे, हेड के साथ टेल ज्वाइन करते आएंगे। ऐसे जब जितने भी वेक्टर गिवन है सबको ले जाएंगे, और फाइनली इनिशियल से फाइनल ये ज्वाइन कर देंगे। तो ये इन सब का सम आ गया, रिजल्टेंट। जहां से स्टार्ट किया था फाइनल पॉइंट जहां आया वहां तक का वेक्टर, ये इन सब का रिजल्टेंट है। इसलिए वेक्टर आर ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी प्लस ई प्लस एफ, इन सब का सम रिजल्टेंट आर। इसको हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करते हैं। मतलब पॉलीगन बना लेते हैं और जो लास्ट साइड होगी उस पॉलीगन की, जिससे हम उसे क्लोज करेंगे, वो इनका रिजल्टेंट बताएगी। सर इसको सिर्फ हेड और टेल से ही ज्वाइन करना है? हेड और टेल ही ज्वाइन करना है इसमें। सर इसमें रिजल्टेंट वेक्टर एक किसी दूसरे वेक्टर्स को कट इंटरसेक्ट भी कर सकता है? हाँ, उससे कोई मतलब नहीं है, ये इनिशियल फाइनल को ज्वाइन करना है बस, वो रिजल्टेंट है। वो कट Okay, करे या नहीं करे उससे कोई रिलेशन नहीं। ठीक है। यस सर। तो अगर ये यहाँ वापस आ जाता तो रिजल्टेंट 0 हो जाता। यस सर। यस सर। तो इसलिए जैसे हमने ए बी सी ट्राइंगल के फॉर्म में 3 वेक्टर लिए थे, वो ए बी सी ट्राइंगल, तो वो वापस आ रहे थे, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं आ रहे थे, इसलिए उनका रिजल्टेंट 0 था। राइट। एक और एग्जांपल ले रहा हूं। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर एंड ई वेक्टर। सपोज ए बी सी, ये है डी, ये ई वेक्टर। जहां से स्टार्ट किया वहां से फाइनल पॉइंट तक ज्वाइन कर देंगे, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। तो ये जनरल मेथड है, इसे हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। इस रूल से दो से ज्यादा कितने भी वेक्टर हो, दो को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन दो से ज्यादा हुए तो वो भी ऐड हो जाएंगे। इससे कितने भी वेक्टर ऐड कर सकते हैं। कोई डिफिकल्टी है तो बताओ मुझे। क्लियर सर है? इस लॉ की कोई डेफिनेशन नहीं है? डेफिनेशन यही डेफिनेशन हो गई, इफ वी टेक ऑल वेक्टर्स एंड जॉइन हेड टू टेल, then finally we close the polygon, then the closing vector will be resultant of all the vectors। यही डेफिनेशन हो गई इसमें। रिजल्टेंट 0 होगा? रिजल्टेंट 0 होगा इसका? नहीं, 0 नहीं है,
यहाँ से यहाँ तक स्पेस है ना, तब तक जब तक ये स्पेस जीरो नहीं है तब तक जीरो नहीं होगा। इसकी जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड बता रही है और ये डायरेक्शन बता रहा है, तो ये रिजल्टेंट ये आया ना, ये रिजल्टेंट हुआ इसमें। सेकंड एग्जांपल। सर अगर ये रिजल्टेंट वाला आर वेक्टर है, जोर से बोलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। सर ये जो आर अगर उल्टा हो जाता तो जीरो होता। आर उल्टा नहीं हो जाता, अगर ये ई से एक और वेक्टर यहीं पर वापस आ रहा होता तो जीरो हो जाता। अच्छा अच्छा, ओके सर। ई से एक और वेक्टर एफ होना चाहिए जो कि यहीं वापस यहीं पे आ रहा है ना, तो जीरो। ओके। हाँ, जहां से स्टार्ट किया वहीं क्लोज हो जाए तो नेट रिजल्टेंट जीरो, पॉलीगन खुद कंप्लीट हो जाए अपने आप। और अगर स्पेस रह जाती है, हम कंप्लीट करते हैं, तो वो रिजल्टेंट आएगा। ओके अब क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। हाँ, कोई डाउट है? हाँ सर। डाउट है क्या? नो सर, नो सर। अब देखें, अगर दो से ज्यादा वेक्टर होते हैं तो उनका सम कैसे करते हैं। एक तो पॉलीगन लॉ है हमारे पास, और एक और मेथड है हमारे पास। तो जब दो से ज्यादा होंगे तब भी यूज करेंगे, दो में तो यूज कर ही सकते हैं, लेकिन दो से ज्यादा हुए तो भी ले सकते हैं। ये मैं एग्जांपल से ले रहा हूं। मान लो ये 10 न्यूटन फोर्स है, ये 5 न्यूटन फोर्स है, और ये 12 न्यूटन फोर्स है। ये 60 डिग्री बन रहा है, और मैं मान लेता हूं इधर ये भी 60 डिग्री बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए अभी मैं 3 फोर्स ले रहा हूं। ये पी पॉइंट पर 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक ये, एक ये, एक ये। इसका नाम मैं F1 रख देता हूं, ये F2, और ये वाली फोर्स F3 है। मुझे इन तीनों का सम निकालना है कि इस पे नेट फोर्स कितनी है। तो इसके लिए मैं एक्स और वाई कंपोनेंट लूंगा, ऐसे एक्स एंड वाई कंपोनेंट। ये ऑलरेडी एक्स की तरफ है, इसलिए इसका कंपोनेंट नहीं करना है। ये 5 न्यूटन, इसका कंपोनेंट करेंगे, एक्स कंपोनेंट ऐसा होगा, वाई कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में। अब याद रखेंगे, हमने जब ट्रायंगल लॉ किया था, ट्रायंगल लॉ में हमने देखा था ऐसा, अगर ये 5 न्यूटन है और ऐसा हम ट्रायंगल बना लें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ये 60 डिग्री बना रहा है, तो ये वाली साइड 5 cos 60 हो जाती है, और ये वाली साइड 5 sin 60। ये हमेशा याद रखना है। तो एंगल के साथ वाली साइड ये कंपोनेंट cos से मल्टीप्लाई करके आएगा, और ये sin से मल्टीप्लाई करके आएगा। तो 5 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे इधर, 5 cos 60, ये 5 sin 60। ये आया समझ में? सर यस सर। हाँ एक बार दोबारा से समझा दीजिए। हाँ, ये देखो, ये हमने जो P और Q का सम किया था डेरिवेशन, उसमें भी यूज किया था। ये 5 न्यूटन फोर्स है और ये एक्स एक्सिस से 60 डिग्री बना रही है, तो मैं ऐसे ये राइट ट्रायंगल बना लूंगा। तो ये जो बेस है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाएगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये वाला जो कंपोनेंट है जो 60 डिग्री के साथ वाला है, उसको निकालने के लिए 5 cos से मल्टीप्लाई कर दो, cos ऑफ दिस एंगल 5 cos 60, और इस 60 के सामने वाला वो निकालने के लिए 5 को sin से मल्टीप्लाई कर दो,
तो ये दोनों एक्स और वाई कंपोनेंट आ जाते हैं, मतलब ये खत्म हो गया, इसके दो कंपोनेंट आ गए। अब बताओ, अब समझ में आया ये? सर पर इसमें 10 न्यूटन भी तो गिवन है ना। 10 न्यूटन अभी उसकी बात नहीं हो रही, अभी खाली 5 की बात हो रही है। ओके सर। 5 के हमने ऐसे दो कंपोनेंट कर लिए, ये समझ में आया? यस सर। अब ऐसे 12 के भी दो कंपोनेंट करूंगा। यहाँ देखो, 12 का एक कंपोनेंट इधर 60 के साथ वाला, और एक इसके परपेंडिकुलर ये वाला। तो जो ये वाला कंपोनेंट है, ये 12 cos 60, और ये वाला 12 sin 60। तो यहाँ पे मैं नीचे अलग से वैल्यू लिख रहा हूँ। एक तो ये 10 न्यूटन है, और इधर 5 cos 60, ये हो गया 5/2, ये 5 sin 60, 5√3/2, और ये 12 sin 60, और ये 12 cos 60। पहले यहां तक समझो, बोलो यहां तक दिखाई दे रहा है? यस सर। तो हमने क्या किया, सबके एक्स और वाई कंपोनेंट बना लिए, सबके हर वेक्टर के एक्स और वाई कंपोनेंट। अब मैं एक्स वाले इधर वाले ऐड कर दूंगा, ये वाले माइनस कर दूंगा, और ऊपर वाले भी ऐसे करूंगा, दोनों एक डायरेक्शन में तो ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर ये हो गया, ये 10 प्लस 2.5 12.5, उसमें से 6 माइनस कर दिया, 10 में से 6 किया 4, और 2.5 ऐड हो गया, तो ये हो गया इधर 6.5, और इधर हो गया 17/2√3। तो मेरा जो x कंपोनेंट है वो आ रहा है 6.5, और y कंपोनेंट है 17√3/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी फिजिक्स में यूज होगा, ये पूरी फिजिक्स में हर चैप्टर में जहां भी वेक्टर आएगा वहां सब जगह ये यूज होगा, इसलिए ध्यान से समझ लेंगे इसको। यहां तक किसी को डिफिकल्टी है तो बोलो मुझे। सर f/12√3/2 है, फिर 17√3/2। ये कैसे आया? यस सर। ये 12√3 प्लस 5√3/2, इन दोनों को ऐड कर दिया, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, यस सर। तो ये ऐड होके ये आ जाएंगे 17√3/2। यस सर। और fx में मैंने इधर वाले सम कर दिए, इधर जो अपोजिट है उसे माइनस कर दिया, तो नेट इधर आ गया, जो कि ये बड़ा था इसलिए नेट इधर आ गया। ओके सर। तो ऐसे मैंने क्या किया, जो भी फोर्स गिवन है उससे दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। अब मैं इनको ट्राइंगल लॉ से ऐड कर दूंगा फाइनली, ऐसा ये 6.5 और ये 17√3/2। तो ये मेरा एफ नेट आ जाएगा, नेट, और ये एंगल फाई आ रहा है यहाँ पे। तो एफ नेट हो गया मेरे पास fx² प्लस fy² का अंडर रूट। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी मैंने। और एंगल, यहां से एंगल निकालने के लिए tan फाई निकाल लेता हूं, tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां से फाई को लिखूंगा मैं tan इनवर्स 17√3/13। ये रिजल्टेंट एक्स एक्सिस से ये एंगल बना रहा है। ये मेथड देख लो, सबको समझ में आना चाहिए। तो जब दो, सर ये x कंपोनेंट हमने 17√3/2 क्यों नहीं लिया? कौन सा नहीं लिया बताओ फिर से? सर x ये कंपोनेंट 17√3/2।
इसलिए कि एक्स एक्सिस हमारी हॉरिजॉन्टल होती है ना ग्राफ में, ओके सर। तो इसलिए ये वाले को हम जनरली एक्स लेंगे और ये हमारी वर्टिकल वाले को वाई लेंगे, ये वाई होती है। ओके सर। तो हमेशा ऐसा करेंगे, एक्स और वाई निकाले, उनको स्क्वायर करके सम कर दिया, उसका रूट ले लिया, तो ये नेट फोर्स नेट मैग्नीट्यूड आ गया जो भी वेक्टर होगा। और इस ट्राइंगल से tan फाई निकाल लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये वेक्टर की डायरेक्शन है। सर सारे वेक्टर्स का हमें वो निकालना है, एक्स और वाई कंपोनेंट। सबका एक्स वाई निकाल के सम करके ये रिजल्टेंट आ गया। अब इस सारे कर चुके हम, रिजल्टेंट आ गया। अब और कौन से सारे लेने हैं ये और बता दो मुझे। मतलब पूछ रहा हूँ ऐसे ही। नहीं, गलत पूछ रहे हो ना, इसलिए कि यहाँ पे ये सारे इतनी देर से यही तो कर रहे हैं, सबके एक्स वाई ले तो लिए हमने। यस सर। सर सब एक्स वाई लेने के बाद आया ना ये, तो है ना, सर तो ये फाइनल रिजल्ट है। सर किसी 10 को डाउट न्यूटन वाले का कुछ नहीं होगा? किसका? 10 न्यूटन जो फोर्स है उसका। 10 न्यूटन यहाँ आ तो गया भाई, भूल गए। ये 10 था, ये 2.5, ये 6, 10 में से 6 माइनस किया तभी तो 4 आया ना इधर। ओके सर। 4 प्लस 2.5 तभी तो 6.5 आया। ये प्लस ये माइनस ये सब कर दिया यहाँ पे। सर एक बार ऊपर वाली फिगर दिखाना। इसको ध्यान से समझ लो, कोई भी डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो बार बार एरर आएगी फिजिक्स में, क्योंकि ये मेथड बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। सर एफ एक्स और एफ वाई को आई कैप जे कैप की फॉर्म में लिखेंगे ना? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, ये लिखना जरूरी नहीं है। क्या वो दिया अभी वो तो हमने अभी पढ़ा भी नहीं, अभी आगे पढ़ेंगे। तो पूछना है। सर जब हमने 5 sin थीटा 5 sin 60 और cos निकाला था, हाँ, तब सर उसके अंदर हमने 10 न्यूटन फोर्स का यूज क्यों नहीं किया? इसलिए कि ये तो ऑलरेडी एक्स की डायरेक्शन में है ना, इसका कंपोनेंट तो वाई डायरेक्शन में निकालने की रिक्वायरमेंट कहाँ है, तो जीरो आएगा। ये तो ऑलरेडी एक्स की डायरेक्शन में है। जो एक्स वाई में नहीं होंगे, बीच में कहीं होंगे, उसी को तो कंपोनेंट आएंगे एक्स और वाई के अलावा। ओके सर। जो एक्स में हो या वाई में ऑलरेडी हो, उसके थोड़ी कंपोनेंट आएंगे, वो तो ऐसे ही ले लेंगे। ओके सर। तो सर 10 का कंपोनेंट नहीं आएगा? 10 का कंपोनेंट भाई, 10 ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन में है, इसके कंपोनेंट नहीं करने हमें। ये डायरेक्ट एक्स ले तो लिया हमने यहाँ पे एक्स कंपोनेंट के अलावा। यस सर। ये ऑलरेडी एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है। जो भी वेक्टर गिवन है सबको हमने एक्स और वाई में कन्वर्ट किया। सर पैरेललोग्राम लॉ से कर सकते हैं लास्ट? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इतनी देर बताया वो सिर्फ दो वेक्टर के लिए है। लास्ट में कह रहे हो? लास्ट में? हाँ सर। हाँ, लास्ट में कर सकते हो। जब दो में कन्वर्ट कर लिया फिर पैरेललोग्राम लगाओ या ट्रायंगल लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके। पैरेललोग्राम लॉ से फिगर बना के दिखाऊं? यस सर। हाँ देखो, ये एफ एक्स ये है वाई, दोनों की टेल टेल ज्वाइन की, यहाँ पे टेल टेल ज्वाइन हो रही है। ये रेक्टेंगल बन जाएगा क्योंकि 90 डिग्री है ना, और ये ज्वाइन कर देंगे, ये रिजल्टेंट आ गया। तो इसकी डायरेक्शन सेम ही आनी चाहिए, चाहे कोई भी रूल लगाएं। ये आ गया, ये पैरेललोग्राम लॉ से आ गया, समझ गए? अब ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए ये एफ एक्स एफ वाई, तो ये सेम टाइप का बन गया, ट्राइंगल टाइप का। ओके सर। अब मैं मान लूं सबको समझ में आ गया, एक और क्वेश्चन दूं अभी? यस सर। आगे चलो, क्या करना है? सर एक और सर एक क्वेश्चन। क्वेश्चन दे दीजिए। हाँ। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। सर। यस सर। सर एक बार पूरा पेपर दिखा दो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
हाँ पूरा पेपर, एक मिनट देखिए। पूरा पेपर आ रहा है अब? यस सर, हाँ देख। यस सर, हो गया, थैंक यू सर। किसी को अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं अभी इसका। ये मोर देन 2 वेक्टर्स। नोट हो गया? यस यस सर। सर। सर यस। सर जो डायग्राम बनाया आपने नीचे वो एक्स और वाई ये एक्सिस में वाला, से, सर ऊपर ये वाला, वाला, सर ऊपर, सर 10 ये न्यूटन और ये 5 वाला बाई जो, 2, ये जो बनाया है ये। सर 10 न्यूटन और 5 बाई 2। अच्छा ये वाला, हाँ। यस सर। सर इसमें 5 cos 60 डिग्री और एक बार 10 न्यूटन वाला एक बार एक्सप्लेन कर दो, ये स्टेप कैसे। देखो 10 न्यूटन तो ये ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे 10, और ये जो 5 है ये 60 बना रहा है, तो 5 का कंपोनेंट यानी इसका इफेक्ट इधर 5 cos 60, cos 60 1/2 इसलिए 5/2 आ गया। और 5 का कंपोनेंट y डायरेक्शन में इसके परपेंडिकुलर 5 sin 60, इसलिए 5√3/2 ये ऊपर आ गया। ऐसे ये 12 है, इसका ये वाला कंपोनेंट 12 cos 60, तो 12/2 इधर आ गया। और ये वेक्टर है इसका ऊपर वाला कंपोनेंट 12 sin 60, ये इधर आ गया। ओके क्लियर सर। है? यस थैंक यू सर। सबको क्लियर है? अगला क्वेश्चन। यस सर। हाँ एक और एग्जांपल लेता हूँ। अब मान लें ये थ्री वेक्टर्स F1 F2 F3 थ्री फोर्स लग रहे हैं P पॉइंट पर, हमें इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो पहले Fx और Fy आप लोग निकालो, थोड़ी देर में मैं भी निकालूंगा, पहले आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है? आप लोग ट्राई कर रहे हैं अभी? यस सर। हाँ उसके बाद मैं भी लिखता हूँ Fx Fy।
सर डेसिमल में नहीं निकालना? नहीं, डेसिमल में नहीं निकालना, आपको खाली मेथड समझना है, उतने तक निकालो बस चेक करने के लिए कि हमारे सेम फिगर आ रहे हैं, सेम डाटा आ रहे हैं या नहीं आ रहे। हाँ ठीक है सर, हो गया। तो सबका ही आ रहा है एफ एक्स एफ वाई? सर डन। गुड। यस सर। बाकी समझ में? सर डन। किसी को डाउट है पूछ सकते हैं, हमने मान मोस्टली तो जिसका आंसर आ गया उसको समझ में आ गया होगा मोस्टली, फिर भी किसी को डाउट बचा है तो पूछ सकते हैं। मेथड क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, अब मैं अगले मेथड पे जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखें आई जे के वेक्टर्स क्या होते हैं। इसके लिए पहले मैं एक्स और वाई दो डायरेक्शन ले रहा हूं। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यानी एक्स की तरफ, उसको हम आई कैप, ऐसा आई कैप बोलते हैं। और वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन कहते हैं। तो अगर मैं ऐसा लिखूं 4i कैप, इसका मतलब ये ऐसा वेक्टर हुआ 4i कैप जिसका मैग्नीट्यूड 4 है और डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स। अगर मैं कहूं -4i वेक्टर, तो क्योंकि माइनस साइन आ गया तो आई वेक्टर का ऑपोजिट यानी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड सेम होगा, यूनिट 4, इसकी लेंथ 4 यूनिट और नेगेटिव डायरेक्शन। यहां तक आया है समझ में? यस सर। इसी तरह अगर मैं कहूं 3j वेक्टर, तो 3j वेक्टर मतलब y डायरेक्शन में, पॉजिटिव y डायरेक्शन में, और 3 यूनिट इसकी लेंथ है। और -3j मतलब नीचे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे हम x और y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेते हैं। और इसमें मैंने थर्ड एक्सिस नहीं बनाई, जेड एक्सिस। ये x, ये y, ये वाली एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, परपेंडिकुलर, xi के परपेंडिकुलर। तो जेड डायरेक्शन में जो होगा वो यूनिट वेक्टर k कहलाता है, k कैप। यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव z डायरेक्शन यहाँ पे बना रहा हूँ। अगर हम ऐसा बना दें, ये x, ये y और ये z एक्सिस, तो इस डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो k कैप मतलब पॉजिटिव z डायरेक्शन में। ये x, ये y, इनके बीच में 90 डिग्री है, सबके बीच में 90 डिग्री एंगल है यहाँ। इन्हें हम यूनिट वेक्टर i j k कहते हैं। अब हम इनको यूज करके
नए वेक्टर्स लिखने वाले हैं। यहां तक समझ में आया आपको? यस सर। सर एक बार के वेक्टर के बारे में Yes, sir. बता दीजिए। के वेक्टर हुआ जेड डायरेक्शन, जेड वाली एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, यानी लेंथ तो 1 यूनिट है, लेकिन जो जेड डायरेक्शन में है वो के वेक्टर होगा। तो अगर मैं कहूँ 4 के वेक्टर मतलब 4 यूनिट का वेक्टर जो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है। -4 के मतलब 4 यूनिट वेक्टर की लेंथ है और वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है। ओके सर। तो अब हम देखेंगे इस वेक्टर को हम आगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आईजे में किसी वेक्टर को। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. हाँ, गुड। अब देखो, मान लो मैं ऐसा ये ट्रायंगल ले रहा हूं जिसकी साइड 3, 4 एंड 5 है। थ्री, 4 एंड 5, ओ, ए और बी। तो ओ ए को मैं अगर मैं वेक्टर में कन्वर्ट कर दूं और इधर ए टू बी इसे भी वेक्टर में कन्वर्ट कर दूं, ए टू बी और ये ओ टू बी, ये तो ये ट्रायंगल लॉ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर ये बराबर है ओ बी वेक्टर के। और जो ओ ए वेक्टर है उससे मैं लिख सकता हूँ 3i वेक्टर, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में है। और ए बी वेक्टर इसे मैं लिख सकता हूँ 4j कैप। तो ऐसे मेरा ये ओ बी वेक्टर आ गया, ओ बी वेक्टर 3i बी प्लस 4j। अब अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी वेक्टर इसे ऐसे मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं, पाइथागोरस से, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास एक रूल आ गया कि जब भी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो जो i का मल्टीपल है इसका स्क्वायर कर दो, j का मल्टीपल है इसका भी स्क्वायर कर दो और ऐड करके उसका स्क्वायर रूट ले लो तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और डायरेक्शन के लिए अगर ये एंगल फाई है तो फाई एंगल आ गया मेरा tan इनवर्स 4/3। फोर के सामने वाला एंगल ये 53 डिग्री होता है और 3 के सामने वाला ये 37 होता है। ये भी याद रखेंगे हम, ये स्टैंडर्ड होते हैं इसलिए याद रहने चाहिए। तो यहाँ पे फाई हमारा इस ट्रायंगल में 53 डिग्री एंगल। तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो एक्स एक्सिस से 53 डिग्री एंगल बना रहा है। तो जो भी आई जे वाले वेक्टर हैं उनका ये मीनिंग हुआ 3i प्लस 4j मतलब 3 यूनिट एक्स डायरेक्शन में, 4 यूनिट वाई डायरेक्शन में। उनको हम ट्रायंगल लॉ से ऐड कर दें तो रिजल्टेंट आ जाता है। मैग्नीट्यूड इससे निकालते हैं और डायरेक्शन हम ये tan फाई से डायरेक्शन निकालते हैं। बताओ किसी को डाउट है?
सर 53 तो कैसा है? 53 और 37 स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड है। 3 4 5 का जब ट्राइंगल होगा तो इसमें 53 एंगल बनता है, याद रखना है रिजल्ट। ओके सर। ओके सर। 4 के सामने वाला 53 और 3 के सामने वाला 37 है। ये 90 डिग्री है। तो यहां तक नोट कर लो, फिर आगे चलता हूं। सब सर थोड़ा, कुछ समझ में आ रहा है? यस सर, सर थोड़ा ऊपर कर दो। यस यस सर। सर। आगे चले। यस सर। यस सर सर। इमेज दिखाना एक बारी बात। हाँ, इमेज देख लो। सर ऊपर वाली। यस सर, यस सर, बढ़िया। यस सर। इसका मतलब ये हुआ, आप देखो, अगर कोई वेक्टर हम ऐसा लिखेंगे, पी वेक्टर गिवन है 2i प्लस 3j, तो मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे मॉडुलस साइन से निकालते हैं। रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये मेथड आ गया अब हमारे पास। ये मैग्नीट्यूड हो गया। और इस वेक्टर को अगर हम बनाए, 2 इधर जाएगा और 3 ऊपर, ये पी वेक्टर। तो इसलिए इस ट्राइंगल से tan फाइ 3/2, इसलिए फाइ tan इनवर्स 3/2, ऐसे हमें tan इनवर्स मिल जाएगा। तो यहां तक क्लियर है हमें? यस सर। यस सर। तो कोई भी वेक्टर गिवन हो, मैग्नीट्यूड ऐसे निकालेंगे, डायरेक्शन ऐसे निकाल लेंगे। नोट हो गया? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। हाँ, अब आगे चल रहा हूं मैं। अब सेम रूल से थ्री डी वेक्टर जो होगा, ये अभी 2 डायमेंशनल वेक्टर था, जिसका कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में भी होगा, तो एक के वाला कंपोनेंट और आ जाएगा। तो अब इसका मैग्नीट्यूड इसका भी सेम मेथड है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सबका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे।
सर 3√5। हाँ, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसकी डायरेक्शन के बारे में बाद में बात करूंगा। ये थोड़ा सा डायरेक्शन इसकी 3 डायरेक्शन आती हैं, तो वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। ओके सर। और नहीं तो अभी बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये जो पी वेक्टर होगा, अगर ये एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा बना रहा है, तो ये तो पी होगा वेक्टर, और इसका जो एक्स वाला कंपोनेंट होगा वो होगा 2 यूनिट। तो इसलिए कॉस अल्फा 2/p, पी है हमारा ये 3√5। ऐसे एक्स एक्सिस से एंगल आया ये कॉस अल्फा। इसी तरह वाई से आएगा, इसी तरह जेड से आएगा, जिसे हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। कॉस बीटा वाई एक्सिस के साथ है ये, और कॉस गामा ये जेड एक्सिस के साथ है। इन तीनों को हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। 2/p, 4/p एंड 5/p। तो ऐसे हम आई जे के वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऐसे निकालने वाले हैं। सर तो इस फिगर के अंदर कौन सी डायरेक्शन, मतलब कौन सा वो 5 होगा, कौन सा 4 होगा, मार्क कर दो साइड। ये एक्चुअल में 3D फिगर बनेगी ना, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो ये वेक्टर एक्स के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ जो बनाएगा वो बीटा होगा, और जेड के साथ गामा होगा। तो ये स्पेस में होंगे, ये 3 डायमेंशनल एंगल है, स्पेस में होंगे। ओके सर। है ना, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, और यहाँ कोई वेक्टर है, तो वो एक्स एक्सिस से अलग एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस से अलग एंगल, जेड एक्सिस से अलग एंगल। तो ये सारे एंगल स्पेस में बनेंगे। ओके सर। सर हाँ जी। सर इन सब की फिगर भी ड्रॉ करनी पड़ेगी? नहीं, फिगर नहीं ड्रॉ करनी पड़ेगी कहीं भी, ये खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए। मोस्टली हमें ये निकालना भी नहीं पड़ेगा, ये क्वेश्चन हमें फिजिक्स में नहीं पूछा जाएगा, ये मैथ्स में याद आता है, ठीक है। ओके सर। तो फिजिक्स सर में ऊपर 2² प्लस 4² प्लस 5² क्यों हुआ? फिर से बोलो क्या। सर ऊपर तीनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब सर स्क्वायर को सम करके अंडर रूट क्यों किया? ये मैग्नीट्यूड आया ना, वेक्टर पी की लेंथ है ये मैग्नीट्यूड निकालने का हाँ, तो मेथड सर है। इसमें 2² प्लस 4² प्लस 5² क्यों किया? अभी हमने डेरिवेशन नहीं किया, अभी समझाया तो था आपको। जब दो में हमने ट्रायंगल बनाया था, 2² प्लस 4², इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किया था ना अभी। सर 2 का था तब तो a² प्लस b² हो जाता था। दो का तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, तो ये स्क्वायर करके ये वाला आ गया, ठीक है। यस सर। अब मान लो ये है, और जेड एक्सिस के पैरेलल एक और आ गया, तो इसका स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, वही तो रिजल्टेंट देगा ना। अच्छा हाँ सर। हाँ, हम डेरिवेशन नहीं कर रहे, लेकिन अगर समझना है तो इसलिए इसके स्क्वायर के साथ ये जेड वाले कंपोनेंट का स्क्वायर और ऐड कर दिया, तो यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है स्पेस में, है ना। समझ गया सर। हाँ, तो उससे इसलिए अभी हम मैकेनिकली याद कर लेंगे, हमें कहीं प्रूफ नहीं दिखाना है, तो हम मैकेनिकल मेथड याद कर लेंगे कि सबका स्क्वायर कर देते हैं, इनके कंपोनेंट ये जो मल्टीपल है आई जे के सबका स्क्वायर का सम कर देते हैं, तो हमें मैग्नीट्यूड मिल जाता है, याद कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। और एक प्रॉपर्टी होती है, इन सबके स्क्वायर का सम 1 होता है, डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम। तो ये रूल है, याद रखना है।
तो यहाँ तक हमने ये समझा अल्फा बीटा गामा कैसे निकालते हैं और डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो 1 के आगे क्या लिख रहा है? cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू इक्वल टू 1 और उसके नीचे से ऑलवेज। ओके। खाली इस केस में नहीं है, सब हर केस में यही होगा, रूल है वो, आइडेंटिटी हो गई मतलब। यहां तक समझ में आया सबको? यस सर। आसान जा रहा है, सबको समझ में आ रहा है वेक्टर? यस सर। परेशान तो नहीं कर रहे वेक्टर? नो सर। नो सर। नो सर। हाँ, अब क्योंकि इसके आगे जो वेक्टर आएगा ना वो इससे आसान होगा, जो टफ पार्ट था वो यही था, अब इससे आसान आने वाला है, अब हमें अच्छा लगेगा। सर यस। सर ये जो भी आपने cos अल्फा बीटा और गामा की, अगर हम इसको इस वाले फॉर्मूला में रख देंगे तो बन जाएगा ना? हाँ, इसमें रख देंगे तो 1 आएगा, ये सबका स्क्वायर कर दे तो 1 आएगा। ओके सर। देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और नीचे इसका स्क्वायर तो है ही 45, तो 45 कैंसिल होके 1 आ जाएगा ना। यस। तो जब रूल है तो सब में आएगा, नहीं तो फिर ऐसी थ्योरम तो होती नहीं, जो थ्योरम है वो तो सब जगह एप्लीकेबल होगी ना। ठीक है, आगे चले। यस सर। अब देखें ये आई जे के फॉर्म में जो हमने वेक्टर्स निकाले, अब बहुत आसान है, एडिशन ऑफ वेक्टर देखें कैसे करते हैं। मान लें ए वेक्टर हमें ये गिवन है और बी वेक्टर हमें ये गिवन है। अगर मैं ऐसा करूं ए प्लस बी निकालना है मुझे, तो बहुत आसान है, आई आई करस्पॉन्डिंग वाली टर्म ऐड कर देंगे, आई वाले आई के साथ, जे वाले जे के साथ और के के साथ। तो थोड़ा राइट में नहीं दिख रहा। तो ए प्लस बी कोई भी दो वेक्टर गिवन है तो बहुत आसान है, हम करस्पॉन्डिंग टर्म जो होंगी ना आई आई वाले उन्हें ऐड कर देंगे, जे जे वाले के वाले, बड़ा आसान है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। अभी और एक दो और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, ये एग्जाम्पल 1। आगे बहुत आसान है, आगे अब इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये अच्छा लगेगा अब हमें। मान लें ये पी और क्यू वेक्टर गिवन है, पी प्लस क्यू आई आई वाले ऐड कर दिए, 5i प्लस 2j माइनस 6k, सबको एल्जेब्राइक सम कर देंगे, एकदम आसान, इजी है। यस सर। यस सर। यस। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ,
हमें ये दो वेक्टर गिवन है, एस एंड टी वेक्टर। तो एस प्लस टी, आई आई वाले ऐड कर देंगे, जे जे वाले, के वाले करस्पॉन्डिंग साइन के साथ अलजेब्राइक सम। तो हमें ये रिजल्टेंट मिलेगा। नोट कर लो। सर हो गया। हाँ, तो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड, ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। सब अच्छा कर रहे हैं, सबको सब समझ में भी आ रहा है। अब मान लें हमें ये वेक्टर गिवन है, ए एंड बी वेक्टर। तो सब्ट्रैक्शन में भी सेम रूल करना है, ए माइनस बी। तो ए में से ये वाला माइनस कर देंगे, करस्पॉन्डिंग आई में से आई, जे में से जे, के में से के। बड़ा आसान है। तो ये आ गया ए माइनस बी वेक्टर। अगर हमें निकालना हो बी माइनस ए वेक्टर, तो बी में से ये वाला माइनस कर देंगे, और अगर माइनस कॉमन ले लें और ये वाला वेक्टर हमारा ये था ए माइनस बी, और ए माइनस बी का नेगेटिव कर दें तो बी माइनस ए, यहां से भी आ रहा है माइनस ए प्लस बी। तो ये उसका ऑपोजिट आना ही चाहिए था, जो कि यहाँ पे हमने चेक भी कर लिया। तो ऐसे हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करने वाले हैं। आया समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, एक दो एग्जाम्पल और ले यस लो। सर। ये साइन है, ये यूनिट वेक्टर का, ये कोन की तरह है। यूनिट वेक्टर का साइन है, इसको कैप बोलते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। ये साइन है, ऐसे ट्राइंगल जैसा छोटा सा ये कोन जैसा एंगल जैसा बनता है। मान लें हमें ये पी और क्यू दो वेक्टर गिवन है, तो पी माइनस क्यू ऐसे निकाल लेंगे।
मान लो ये एस वेक्टर गिवन है, ये टी वेक्टर गिवन है, तो वेक्टर एस माइनस वेक्टर टी ऐसे हमें वेक्टर एस माइनस वेक्टर टी ऐसे मिल जाएगा। तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करते हैं जब वेक्टर्स आई जे के में गिवन है। सबको आ रहे समझ में? नोट कर लें जल्दी से। यस सर। सर डन सर। सर हाँ जी सर बोलो, आगे सर बोलो। अगर 3 वेक्टर गिवन हो तब भी यही मेथड यूज होगा अगर 3 वेक्टर्स हो तो? 3 वेक्टर गिवन हो तो सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे 3 वेक्टर, ये और समझाओ मुझे जरा। नहीं सर, 3 सब्ट्रैक्शन नहीं सर, एडिशन। हाँ एडिशन में यही रहेगा रूल, ओके है ना। और अगर 3 वेक्टर ऐसे गिवन हो ए प्लस बी माइनस सी या ए माइनस बी प्लस सी, तो भी हम वो रूल यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ। पहले किन्हीं दो वेक्टर्स को कर लेंगे, फिर उसके बाद तीसरे को उससे कर देंगे। मान लो ये है 2i मान लो ऐसे पी क्यू आर 3 वेक्टर्स गिवन है। वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर आर, आई आई वाले सारे ऐड कर देंगे। यहां तक आया समझ में? यस सर। यस सर। यस। और अगर ऐसा करना हो पी माइनस क्यू प्लस आर, यस सर। तो भी अगर 3 वेक्टर्स गिवन है तो ऐसा कर देंगे पी माइनस क्यू पहले निकाल लेंगे, उसको फिर आर में ऐड कर देंगे। तो पी माइनस क्यू यहां से मैं निकाल रहा हूं, माइनस आई माइनस जे माइनस के प्लस आर वेक्टर 6i इस तरह से हम एडिशन सब्ट्रैक्शन या जो भी गिवन हो, जितने भी वेक्टर्स गिवन हो, उतने n नंबर ऑफ वेक्टर्स कवर कर सकते हैं हम इससे। ओके सर। देखो यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। हाँ, और दूसरा अभी आपने देखा इसमें कितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, है ना। और अभी हमारे यस सर। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर अगली क्लास में लूंगा मैं, लेकिन अभी बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं इसमें, इसलिए हमारे पास जो भी बुक हम फॉलो कर रहे हैं उसमें से प्रैक्टिस करते रहेंगे। एक तो आपको असाइनमेंट भी मिल रहे हैं, इसके अलावा स्कूल लेवल के लिए या के लिए एसएल अरोड़ा की बुक, एसएल अरोड़ा, है ना, है आप लोगों के पास सीबीएसई के लिए? नो सर। सर लॉकडाउन में वो नहीं मिल रहे। हाँ तो अभी तो खैर शॉप भी बंद है, जब शॉप ओपन होंगी तो एसएल अरोड़ा की बुक आती है 11th के लिए, तो वो आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छी रहेगी, उससे आपके बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे। वो स्कूल में भी काम आएगी, स्कूल लेवल जो भी एग्जाम होंगे इंटरनल, उसमें भी काम आने वाली है, तो उसके लिए वो बुक ले लेंगे, ठीक है। सर बुक को कौन सी वाली लेनी है, जेई वाली या नीट वाली? नहीं बेसिक के लिए? नहीं सीबीएसई के लिए सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव वाले लेनी है।
है ना। ओके सर। उसमें सब्जेक्टिव वाली बुक में ही लास्ट में जेई नीट सबके क्वेश्चन दिए हुए हैं, हर चैप्टर के लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए हैं उन्होंने प्रैक्टिस के लिए। ओके सर। तो स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक कर रहे हैं, किसी को कोई डिफिकल्टी तो पूछ ले। अभी तक जो आपने स्टडी किया उसमें कोई डाउट है? सर इसके अंदर बॉड मास कॉलर नहीं होता? नो सर। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। ऑल द बेस्ट, गुड बाय एवरीबॉडी, गुड कोई कुछ बाय। पूछ रहा है?